नमस्कार, लोकमत हिंदी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आजकल हमारी व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इसमें सबसे आम बीमारी हो चली है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां, जिनके सवालों के जवाब या तो हम लेने से कतराते हैं या अक्सर गलत जवाब हमें मिलते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड का मकसद यही है कि उन बीमारियों को लेकर आपके जो सवाल हैं उनके जवाब हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में डॉक्टर हिमिका अग्रवाल आपको दें। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हिमिका अग्रवाल मनोचिकित्सक हैं और पहले भी हमारे साथ कई शोज में वो जुड़ चुकी हैं और आपके सवालों के जवाब दे चुकी हैं। शुरुआत करते हैं हमारे उन दर्शकों के सवालों के साथ जिन्होंने खासकर हिमिका जी से अपने सवाल पूछे हैं। पहला सवाल हिमिका जी प्रभात कुमार पूछते हैं और कहते हैं कि डिसीजन को लेकर उन्हें काफी कंफ्यूजन रहती है। उन्होंने लिखा है कि टीचर, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, उनकी माने या फिर अपनी अंतर आत्मा की माने। कंफ्यूजन को लेकर जो सवाल प्रभात जी का है, उनके जवाब के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, पहले प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे शो पे अपना क्वेश्चन दे के एक पहल करी है जिससे कि बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं और शायद ये दिक्कत सिर्फ उनकी अकेले की नहीं होगी, बहुतों की होगी। तो अगर ये बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी रेलेवेंट है तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने क्वेश्चंस प्रभात जी की तरह हमारे साथ शेयर करते रहें जिससे कि हम आपके क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगी कि हम यहाँ मानसिक बीमारी किसी को भी लेबल नहीं करेंगे या डायग्नोस करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ तकलीफ़ों को जनरली एड्रेस करेंगे, क्योंकि बीमारी लेबल करने के लिए कायदे में या उस डायरेक्शन में भी मूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये इन तकलीफ़ों से हम थोड़ा अनुमान लगाएंगे, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे नहीं हैं, क्रॉस इसमें जो इंटरव्यू है वो पूरा नहीं है 1 to 1। तो हम थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे कि आसपास आगे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बाकी दर्शकों को भी इस तरह की तकलीफें होने की हम संभावना सोचेंगे और उस तरह से एड्रेस करेंगे। और आप इसमें कोई भी बात अगर आपको रेलेवेंट लगती है तो आप उसे फॉलो करें, लेकिन किसी भी बात को पत्थर की लकीर ना माने, क्योंकि हो सकता है आप पे लागू हो सकता है ना हो। तो अगर आपको डाउट हो उसके आगे तो किसी भी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के साथ 1 to 1 एग्जामिनेशन ज़रूर कराएं। तो प्रभात जी के सवाल से हम शुरू करते हैं। उन्होंने बोला कि डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, डिसीजन हम लोग इंसान जो होता है सुबह से शाम तक, सुबह उठते ही उसके डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाते हैं। हम लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते। उठना है, अलार्म बंद करें, सो जाएं या दोबारा उठ के जाएं, वॉशरूम जाएं, नहीं जाएं, पहले नाश्ता करें, क्या करें। तो डिसीजंस इतने सारे होते हैं, हर वक्त हमारे पास 2 या 2 से अधिक रास्ते होते हैं जिसमें हम चॉइस मेकिंग कर रहे होते हैं, हम अवेयर नहीं होते। अगर आप, हमें नहीं पता प्रभात जी इस प्रॉब्लम से किस समय से जूझ रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में सडनली बदलाव आया हो, जैसे कि आप अवेयर हो गए हो कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या डिसीजंस या चॉइसेस सामने हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस बात को लेके जब अवेयरनेस आने लगे तो ये एक वार्निंग साइन है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि एक आम इंसान इन चीज़ों से अवेयर नहीं होता। तो इसको हम एम्बिवेलेंस कहते हैं कि आगे ये करें कि अब वो डिसीजन ना ले पाना इज एम्बिवेलेंस। तो ये बीमारी है नहीं है ये तो पर्सनल एग्जामिनेशन से पता चलेगा, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये बात स्पेसिफिकली पूछी है तो मैं अनुमान लगाती हूँ कि ये उन्हें तंग कर रही होगी। तो इसकी वजह गहराई में जाने की ज़रूरत है, उनसे और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। और जैसे उन्होंने एक पूछा, एग्जाम्पल दिया अपनी प्रॉब्लम का, कन्फ्यूजन का या एम्बिवेलेंस का, कि टीचर की बात माने या अपनी अंतर आत्मा की। तो देखिए, कोई भी हमारे दुनिया में गाइड करने वाला, भले ही वो टीचर हो या हमारी अंतरात्मा हो, कोई भी 100% हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब ह्यूमंस हैं, भगवान नहीं हैं। तो टीचर्स की भी बहुत सारी बातें ठीक होती हैं, कभी कभी हमारे लिए सारी बातें रेलेवेंट नहीं होती। हमारी अंतरात्मा भी हमें सबसे अच्छे से जानती है। टीचर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन अंतरात्मा तो हमारी एक है, तो वो हमें इतने अच्छे से जानती है कि कभी कभी वो हमें बताती है कि ये एडवाइस सबके लिए लागू नहीं होती। एग्जाम्पल टीचर्स का ही मैं बताती हूँ। जो टीचर्स या हमारे पास बच्चे आते हैं, तो एक बच्चा जो एकदम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उसको बोला जाता है कि इंटरेस्ट लो, पढ़ाई करो, खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। और एक बच्चा जो बहुत खुद ही आत्मग्लानि में जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, उसको हमें थोड़ा समझाना पड़ता है कि गो इजी और इतना अपने साथ स्ट्रिक्ट मत हो, थोड़ा इंजॉय भी करो। तो कोई भी एक एडवाइस सब बच्चों पर या सब लोगों पर ऐसे ही लागू हो ही नहीं सकती। तो हम
ये माने कि वो ये बिल्कुल सिचुएशनल है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, और डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आपकी है। ये सारे इनपुट्स हैं जो हमें एडवाइसेस दे रहे हैं, डिसीजन हमारा है, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें झेलने हैं। तो हम गार्जियन हैं जिनको इन डिसीजंस को फिल्टर करना है। बिल्कुल प्रभात जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और आप कंफ्यूजन से अब बाहर निकल जाएंगे। आपको जो जवाब मिला है उसको लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो अगले यूजर है वो कहते हैं, नितिन नागर उनका नाम है, वो कहते हैं कि मैम हर टाइम कंफ्यूजन से रहना, लंबे वक्त तक बॉडी में बीमारी लगना, जो कि मुझे लगता है कि आजकल हर दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है। कोरोना के बाद से भी खासकर लोगों को बीमारी का जो एहसास है वो ज्यादा हो रहा है। तो खासकर नितिन जी का जो सवाल है कंफ्यूजन और बीमारी, इसका क्या जवाब और क्या राय आपकी है हिमिका जी? देखिए, नितिन जी ने बीमारी की, बॉडी में बीमारी की बात करी, इससे ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह की बीमारी है, कि कहीं चोट लगी हुई है, आपको बुखार आ रहा है, या शरीर ऐसा लग रहा है एज ए फ्रेश नहीं है, बीमार सा है, टूटन है। तो अगर टूटन है, कोई इस तरह की फीलिंग है जैसे मैं बीमार नहीं हूँ हालांकि टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर ये टेंशन, तकलीफ, एंजाइटी इस एरिया में हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई बुखार आ रहा है, टेम्परेचर आपका ज़्यादा है थर्मोमीटर पे, तो देर ना करें, तुरंत एक जनरल फिजिशियन या एटलीस्ट MBBS के पास जाएं और अपनी बातें शेयर करें। तो और हर वक्त कंफ्यूजन रहना भी हमारे पिछले क्वेश्चन जो प्रभात जी ने पूछा था उससे मैच करता है, तो उसका हम आई थिंक हम एड्रेस कर चुके हैं कि एम्बिवेलेंस जो है वो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। तो उनकी गहराई में हमें जाना जरूरी है, और जब इंसान सचेत हो जाता है कि उसे कंफ्यूजन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको हेल्प की तो जरूरत है। बिल्कुल। तो नितिन जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिला होगा। हालांकि जैसे कि हिमिका जी ने कहा कि अगर आप अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे तो आपको जवाब भी और बेहतर तरीके से वो दे पाएंगी। अगले जो हमारे यूजर हैं उनका अकाउंट वायरल वीडियो के नाम से है। उन्होंने जो सवाल किया है वो ये है, मुझे नींद बहुत आती है, अब पहले से ज्यादा आती है, फिर भी बहुत लो और थका हुआ फील होता है। मुझे लगता है कि वो कहना चाहते हैं कि पूरे दिन की नींद पूरी करने के बाद भी थकान ज्यादा महसूस होती है। वो लिखते हैं कि लाइफ को लेकर भी बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो इसका क्या जवाब हो सकता है हिमिका जी? देखिए, ऐसे कई बार होता है कि घर वाले भी लेकर आते हैं मरीज को और कहते हैं कि ये जो हमारा मरीज है ये सारे दिन सो रहा है, उसके बाद भी कहता है मैं थका हुआ, ऐसे कैसे, हमसे ज़्यादा आराम कर लिया फिर भी थका हुआ है, तो फिर ये नाटक तो नहीं कर रहा, ये अटेंशन तो नहीं ग्रैब कर रहा। तो कई बार डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं आपकी नींद कम हो, हम रिवर्स्ड वेजिटेटिव साइंस की बात करते हैं, एटिपिकल साइंस की बात करते हैं कि टिपिकली तो डिप्रेशन में नींद, भूख कम हो जाती है, बेचैनी बढ़ती है। कभी कभी उल्टा होता है, जैसे कि नींद बढ़ भी सकती है, भूख बढ़ भी सकती है, जिसे हम स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। और कभी कभी लेड पाइप जैसे ऐसा फील होता है कि हाथ पैर बहुत भारी हो गए, उठाए नहीं जा रहे, आपका खुद का शरीर आप कैरी नहीं कर पा रहे, इतनी थकान, इतनी स्पेशल फटीगनेस। और साथ में उन्होंने जो बात बोली कि दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, इसे अगर मैं क्लासिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो हम लोग टेक्निकली बोलते हैं रूमिनेशंस, कि आपके विचार दिमाग में घूम रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कभी कभी सेम विचार रिपीट करते हैं, कभी नए विचार आते हैं लेकिन ट्रेन की तरह चले आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आप अगेन अवेयर हो कि चल रहे हैं, क्योंकि विचार तो हर किसी के दिमाग में हर वक्त चलते हैं, सोते हुए में भी और जागते हुए में भी, और सोते हुए कभी कभी सपनों में भी। और तो अगर हम अवेयर हैं कि हमारे दिमाग में विचार ज़्यादा हैं, तो कहीं हो सकता है हम थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा एंजाइटी इस तरफ जा रहे हों, हमें उसकी हेल्प की ज़रूरत हो। और नींद एक हमारे बॉडी ने एक मैकेनिज्म बनाया है, मेजॉरिटी स्ट्रेस या मानसिक तकलीफ़ों का पहला साइन जो क्लिनिकली देखा गया है वो स्लीप का डिस्टर्बेंस है। तो स्लीप जो है एक सिम्टम है, जैसे बुखार मलेरिया में भी होता है, डेंगू में भी होता है, कोरोना में भी होता है, ऐसे ही नींद बहुत सारी तकलीफ़ों में गायब हो सकती है। तो हम एग्जैक्टली क्या है रूमिनेशंस के अलावा, तो हमें वो खोदना पड़ेगा, क्या भूख भी कम है, क्या रोने का भी मन करता है, क्या मूड स्विंग्स भी आ रहे हैं, इस तरह के और सवाल अगर ये बताएंगे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इनकी प्रॉब्लम को हम बेटर एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगेन वही कि आपको अगर तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ गो टू अ मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट, डू नॉट इग्नोर। क्योंकि सिर्फ हम लोग बीमारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ मॉर्टेलिटी की बात करते हैं कि भाई जीवन और मौत का रास्ता, कि भाई मर तो नहीं जाएंगे,
लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी बीमारी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से हमारी लाइफ की क्वालिटी ही खराब हो गई, हम एक महीने में 2 दिन के या 3 दिन के लायक काम कर पा रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ख़राब होती है और हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं। हमारे घर वाले, अगर हम मैरिड हैं तो स्पाउस, बच्चे सब डिस्टर्ब होते हैं। तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमारा दायित्व उनके लिए भी है कि हम अपना इलाज कराएं और इग्नोर ना करें अपनी प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक को अपना जवाब मिला हो। हालांकि उनके और कुछ भी सवाल है, जैसे कि हेमिका जी ने कहा कि आप जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपनी बीमारी को लेकर या जो सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं, उन लक्षण के बारे में अगर आप सवाल बताएंगे अगले एपिसोड में उनका भी जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगला सवाल गौरव अरोड़ा हमारे दर्शक हैं, लोकमत हिंदी के दर्शक गौरव जी कहते हैं कि होम सिकनेस है, स्ट्रेस फील होना और कॉन्टिन्यूस टेंशन होना, जो कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग महसूस भी करते हैं। देखिए, होमलेसनेस में हमने ये भी बोला था कि पढ़ाई, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर पढ़ाई या काम की वजह से भी आप घर से दूर रह रहे हो तो ये भी एक टाइप का होमलेसनेस कहते हैं। और इसमें भी अपने इसके रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एक वाजिब सी इनकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आप घर से दूर हो गए हो और परेशान हो तो ये आपकी गलती नहीं है, ये एबनॉर्मल, ज़रूरी नहीं एबनॉर्मल हो, टू अ लार्ज एक्सटेंट ये नॉर्मल भी हो सकता है। और क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है, ह्यूमंस सोशल एनिमल हैं, तो घर से दूर होने पे टेंशन होना इट्स फाइन। लेकिन अब हम उसे एड्रेस कैसे करें? तो हम अपना, जैसे होम अवे फ्रॉम होम कहते हैं, तो हम अपना सोशल सर्कल, सोशल सिक्योरिटी वहाँ डेवलप करें जहाँ हम हैं। अपना जो हमारा घर है, मेन घर है, हम वहाँ से कांटेक्ट ख़त्म ना करें जितना हो सके। अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। एक ज़माने में स्काइप वगैरह के भी पेड सब्सक्रिप्शंस होते थे, तो जो इंडिया से बाहर लोग चले जाते थे वो लोग सिर्फ ऑडियो पे बात करते थे और कभी कभी बहुत पे करके वीडियो कॉल रेयरली कर पाते थे। बट अब हमारे पास व्हाट्सएप वीडियो, इस तरह की बहुत सुविधाएं हो गई हैं, तो हम उनका पूरा इस्तेमाल करें, अपने घर वालों से जुड़े रहें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इंक्लूडिंग, ये सारी दो धारी तलवारें हैं। इनके नुकसानों की तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फायदेमंद भी हो सकती है। हमारे परिजनों से हमें जोड़ के रखेगी और जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिस टेक्नोलॉजी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप कोशिश करिए उस टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है बहुत फैंसी सोशल मीडिया यूज़ करें जिसमें हम बड़े लोगों से हम कट जाते हैं। तो हम उनके लेवल पर आकर उनको टेक्नोलॉजी सिखाएं, अपने बड़े बूढ़ों को टेक्नोलॉजी सिखाएं। घर में अगर आपके माता पिता वृद्ध हैं, वो नहीं यूज़ कर पा रहे, उनको सिखाएं और उनके साथ कांटेक्ट बनाएं, क्योंकि हमारा ये दायित्व है कि हम बड़े हैं तो हम टेक्नोलॉजी अपने तक ना रखें। अपने जो बड़े लोग हैं, हमसे 1 या 2 जनरेशन ऊपर हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने सर्किट में रखें। और हम होमलेस, ये उनके लिए ही फायदेमंद नहीं होगा, ये अगर हम घर से दूर रह रहे हैं हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगा। और जहाँ रह रहे हैं वहाँ दोस्ती करिए, सोशल सर्कल बढ़ाइए और बाकी चीज़ें तो हमें मालूम ही है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं गौरव जी को अपने सवाल का जवाब मिला है और ये बहुत सारे लोगों के लिए भी एक जवाब है जो हमेशा ये कहते हैं कि घर से दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा घर वालों की याद आती है, क्या किया जाए, तो उनके लिए भी ये एक जवाब ही है। अमित त्रिमाठी जो हैं वो लोकमत हिंदी के दर्शक हैं, वो कहते हैं कि मैम नमस्ते, मैं अकेले में बात करता रहता हूँ, जिस कैरेक्टर से इम्प्रेस होता हूँ उसी की जगह खुद को इमेजिन करता हूँ और खुद से बात करता हूँ। क्या ये किसी बीमारी का साइन है या इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं या कुछ और है जो परेशान कर रहा है अमित को? क्या जवाब इसका हेमिका जी हो सकता है? देखिए, पहले तो नमस्ते अमित जी, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि देखिए, अकेले में अपने आप से बात करना भी 2 प्रकार का हो सकता है। आप मन में कर रहे हैं या बोल के। तो मन में बात करना तो आई थिंक हम सभी करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अनलेस ये आपको परेशान कर रही हो। बोल के बात करने में, मन की बात अगर हम बोलते हैं, बुदबुदाने लगते हैं और फिर सडनली रियलाइज करते हैं हम बोल रहे हैं, तो इसमें एक तो आपको तकलीफ है, वो तो है, साथ में आसपास वालों को ये थोड़ा अटपटा लग सकता है। तो हम ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम इनअप्रोप्रिएट जगह पे, जैसे ऑफिस में बैठे हैं और हमने खुद से बात करनी शुरू कर दी, तो लोग इसमें थोड़े, हर एक कोई समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है। लोग गॉसिप कर सकते हैं, बातें बना सकते हैं और साथ में आपको तकलीफ दे सकता है। तो अगर आप इफ़ यू आर टॉकिंग आउट अलाउड तो उसे अप्रोप्रिएट जगह तक सीमित रखने की कोशिश करें। अगर आप मन में बात कर रहे हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। और जहाँ तक कि आपने कहा कि आप कुछ कैरेक्टर्स, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये
फिल्म या जो वीडियोस देखते हैं उनके कैरेक्टर्स की बात कर रहे होंगे, तो उनसे इम्प्रेस होना और उनको कॉपी करना ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं होता, ये हमारे ह्यूमंस में, तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सीखते हैं कि ह्यूमंस हर जगह जहाँ पर उनको जो भी स्टिमुलस मिलता है, तो जो उनका माइंड प्रोसेस करके बोलता है कि ये चीज़ ठीक है, वो उसे कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी कॉपी करने की कोशिश करता है इंसान। तो इसे हम मॉडलिंग कहते हैं, सोशल मॉडलिंग, अगर एग्जैक्ट टर्म बोले तो सोशल मॉडलिंग कहते हैं। तो ये गलत नहीं है, इसी को तो कहते हैं कि जैसे कुछ लोग संस्कार की बात करते हैं, तो यही है कि आपने बड़े बूढ़ों को देख के उनको कॉपी किया, तो ये तो बचपन से कर रहे हैं। बच्चे खाना पीना सीखते हैं, अपना पढ़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करना है सीखते हैं, तो वो कहीं अपने बड़ों को, पेरेंट्स को, एल्डरलीज को सोशली मॉडल कर रहे होते हैं। तो मॉडलिंग इज़ नॉट रॉन्ग। हाँ, आप किसे मॉडल कर रहे हो, स्पेशली अगर फिल्मों का कॉन्टेक्स्ट आता है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा सतर्क रहें। सिर्फ मन में कोई कैरेक्टर अच्छा लगा या कूल लगा, ये इनफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फिल्मों में सेंसर बोर्ड में मुझे डाउट है कि आज की तारीख में साइकोलॉजिस्ट रखते होंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जिसमें क्रिमिनल्स को या गलत काम करने वाले लोगों को ग्रे कैरेक्टर करके ग्लैमराइज किया जाता है, मर्डरर्स को ग्लैमराइज किया जाता है, उनमें थोड़ा सा करुणा भाव जोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद में देखने वालों को वो बहुत कूल लगता है। तो बच्चे उस कूलनेस में उसे कॉपी करते हुए साथ साथ उसी दरवाजे के थ्रू उनकी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी आप कॉपी करने लगते हो। जैसे कभी कभी रूल तोड़ने वालों को, कॉलेज में रूल तोड़ने वालों को बहुत ग्लैमराइज करा जाता था मूवीज़ में एक डर में, तो बच्चे फिर रूल तोड़ने को बहुत कूल मानने लग जाते थे। तो आप किसे मॉडल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इसमें फिल्टर लगाने की ज़रूरत है। और जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे रोल मॉडल्स हैं या जो पैटर्न है हमारा, जो हमें सिखाया जाता है, उनमें तो आप बने रहिए, उनको तो आप कॉपी करिए, बट सोशल मीडिया या जो पिक्चरें देखते हैं उनमें थोड़ा सा सतर्क रहें। तो बिल्कुल अमित जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो अगर आप अकेले में बात करते हैं तो। मुझे लगता है कि अब आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हेमिका जी, हमारा जो अगला सवाल है वो सम्यक जानकारी नाम का एक अकाउंट है, हमारे यूजर जो इसे इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा एक साथ आता है, कान गर्म हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं, मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? देखिए, अगर ये आपका वो है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, आपकी प्रवृत्ति है, तो उसका एक अलग तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपको आंसू आ रहे हैं, कान गर्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना गुस्सा एक्सेप्टेबल नहीं है। गुस्सा भी अपने में एबनॉर्मल नहीं है। गुस्सा, भूख, लस्ट, ये सारी ही चीज़ें हमारे प्राइमरी इमोशंस हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। साथ में हमारी कॉन्शियंस दी है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है कि इनको हम एकदम खुला ना छोड़ें और अप्रोप्रिएट जगह पे एक्सप्रेस करें, अप्रोप्रिएट अमाउंट्स पे। लेकिन अगर कहीं वो फिल्टर गड़बड़ हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो फिर हमें इसको डेफिनेटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। आम तौर पे अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स भी सिखा सकते हैं कि अपना गुस्सा आता है तो उसे, गुस्सा कुछ देर आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपको गुस्सा आ रहा था, तो पहले आप कैसे अपने गुस्से को पहचाने कि मुझे गुस्सा आ रहा है। शुरू में ही आपको रेड फ्लैग्स दिख जाएं कि अरे मैं गुस्सा कर रहा या कर रही हूँ, और कैसे उस चीज़ को खुद ही कंट्रोल करें। अगर इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और इसमें टाइम लगता है और इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इन सब के बावजूद अगर आप गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आप एक साइकाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं जो इवैल्यूएट कर सकते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, गुस्सा क्यों आ रहा है, और इसके साथ में एसोसिएटेड और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई अनरिजॉल्व्ड इशू तो नहीं है जिसका हमें समाधान निकालने की ज़रूरत है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस अनरिजॉल्व्ड इशू को बाहर निकाल रहा है गुस्से के फॉर्म में। आप इरिटेट हो रहे हो, असली में आप सबकॉन्शियसली किसी बात को लेके बहुत परेशान हो। तो ये सारी चीज़ें, आपको कोई अल्टीमेटली मानसिक रोग भी हो सकता है। तो ऐसे में अपना एग्जामिनेशन कराना बिल्कुल वाजिब है। तो एग्जामिनेशन करके हम इसकी डिटेल में जा सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक को उनका जवाब मिल गया हो, और कुछ सवाल हो तो वो इस वीडियो में उसे कमेंट भी कर सकते हैं और हमें और सवाल भेज भी सकते हैं। हमारी जो अगली दर्शक है दीपिका यादव, वो पूछती हैं कि रोज ऑफिस जाओ और आओ, सेम शेड्यूल बन गया है, ऐसे लगता है कि ये सब अजीब सा हो रहा है, इसी की आदत लगती जा रही है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, घर वाले भी बोलते रहते हैं,
इसका मतलब क्या है? वो जानना चाहती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ। देखिए दीपिका जी, अगर जैसे आपने जो बताया उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा मोनोटनस होने लग गया है शेड्यूल। डिसिप्लिन हमारे कल्चर में हमें बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, काम पे टाइम से जाना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की अति हो जाए तो वो हमारा नुकसान करने लगती है। अच्छा खाना, प्रोटीन्स आप ले रहे हो, आप हेल्दी सैलेड्स भी अगर आप एक्सेस में लोगे, ये भी नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप डिसिप्लिन भी एक्सेस में फॉलो करने लग गए, ये भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि हर किसी को थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा लाइफ में जैसे कहते हैं थोड़ा स्पाइस चाहिए होता है। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा। अगर ये आपकी थोड़ी टेंडेंसी है रूल्स बहुत फॉलो करने की, और साथ में आपके घर वाले नोट कर रहे हैं, आपने जो बताया कि घर वाले भी टोकते हैं, शायद वो आप में कुछ चेंज महसूस कर रहे हैं, आपकी बबलीनेस शायद थोड़ी कम हो रही है, या आप देखने में बहुत रोबोटिक लाइफस्टाइल फॉलो करते लग रहे होंगे आपके घर वालों को, जो उन्होंने ये बोला। तो एंड अगर आप खुद भी इस चीज़ से परेशान हैं तो डेफिनेटली कुछ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रूटीन फॉलो करें, लेकिन वीकेंड्स पर सोशलाइज करें, बाहर जाएं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करें ये बातें, क्या उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करिए। इफ़ यू हैव अदर रिलेटिव्स ऑल्सो, जॉइंट फैमिली, उनसे डिस्कस करिए कि भाई क्या किया जा सकता है, हम लोग मिल के क्या कर सकते हैं। अब अगर आपके घर में ही लोग कह रहे हैं, क्योंकि घर में आपने कहा कि घर वाले भी टोकते हैं, तो आप, इसका मतलब है लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप उनके साथ फिजिकली गेम्स खेल सकते हैं। एक ज़माने में लूडो खेलते थे लोग, कैरम खेलते थे, तो आप इस तरह की चीज़ों को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका 1-to-1 इंटरेक्शन अपने ही घर वालों में बढ़े, और बाहर भी सोशलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स अगर हम यूज़ करें और सिर्फ हमारी लाइफ फ़ोन काम में ना रहे, तो आई थिंक वी कैन स्पाइस आवर लाइफ बेटर, वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एंजॉय आवर लाइफ besides our normal routine work also। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हेमिका जी। दीपिका जी को मुझे लगता है कि उनके सवाल का जवाब फिलहाल मिल गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आपके जो भी सवाल हो, खासकर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जुड़े हुए, आप उन सवालों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनिंदा सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और आप चाहते हैं कि आपकी पहचान को अगर गुप्त रखा जाए तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर सवाल भेज सकते हैं। हमारे शो का मकसद है आपकी परेशानी को दूर करना, आपकी समस्या को दूर करना। आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं और चाहे तो अपनी पहचान को गुप्त भी रख सकते हैं। हेमिका जी, आगे बढ़ना चाहूंगी, और अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में आता होगा। वो सवाल यह है कि आखिर कैसे पहचाना जाए कि हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर एक नॉर्मल बीमारी से। इन सभी सवालों में एक चीज काफी आम देखी गई कि सर में दर्द होता है, कंफ्यूजन रहती है, बीमारी फील होती है, जो कि हमें और बीमारियों में भी महसूस होते हैं, ये उनके लक्षण भी हैं। लेकिन कब पहचाने कि ये बाकी बीमारियों से अलग है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी का कोई लक्षण है? देखिए, आम तौर पे लोग सोचते हैं जो साइकोलॉजिकल होगा वो उसका कोई फिजिकल सिम्टम नहीं होगा, ये तो बस मन में होगा। लेकिन हमारा ब्रेन जो कि सब कंट्रोल करता है, मन भी हमारा ब्रेन का ही एक एस्पेक्ट है, तो ये दिमाग से नसें या नर्व्स पूरे शरीर में जाती हैं। तो हमारे बॉडी के फिंगर टिप्स तक को, नीचे तक, टोज तक सब इनर्वेट होता है। तो मानसिक रोगों या मानसिक तकलीफों में आपको आंखों में पानी आना या आंखें ड्राई होना, गला सूख जाना, जबान लड़खड़ाना, दिल की धड़कन तेज फील होना, क्योंकि नर्व्स हमारी हर बॉडी के ऑर्गन को इनर्वेट कर रही हैं, सांस लेने में तकलीफ होना, लूज मोशंस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट में यहाँ तक कि दर्द भी हो जाता है, जो एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS का भी एक लक्षण है, जो स्ट्रेस से संबंध रखता है सीधा। और पैरों में झंझनाहट होना, ये सारे लक्षण और बहुत ही अनगिनत लक्षण है। सारे शारीरिक लक्षण जो हैं मानसिक तकलीफ का पार्ट हो सकते हैं। और अब वो समय है जब हम मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस में डिस्टिंक्शन बंद करें, क्योंकि ये भी मेंटल इलनेस भी ब्रेन का ही पार्ट है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ब्रेन का पार्ट है। और जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, अगर हम स्माइल भी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नर्व से इम्पल्सेस या वोल्टेज, तो
तो उस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, बहुत हल्की इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इम्पल्सेस नीचे आती हैं और हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। तो हंसने में अलग रिएक्शन है, रोने में अलग रिएक्शन है। तो हमारे इमोशंस, ऐसे ही इमोशंस या थॉट्स के पीछे भी पूरे केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल फिनोमिना हैं। तो हम अब मेंटल और फिजिकल इलनेसेस के डिस्टिंक्शन में विश्वास नहीं करते। हम ये मानते हैं ज़रूर कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के पीछे क्या एग्जैक्ट केमिकल डिस्टर्बेंस है वो हमें आज तक मालूम नहीं है। हमारे पास हाइपोथेसिस है, अनुमान है, उनके बेसिस पर हमें काम करना पड़ता है। बट ये कुछ ऐसा नहीं कि हवा में है या मन का वहम है, और वहम भी है तो उसके पीछे भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। जाते जाते हिमिका जी, मैं चाहती हूँ कि एक संदेश हमारे दर्शकों तक ज़रूर जाए, क्योंकि मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ इशू या मानसिक बीमारी, ये सुनकर लोग डर जाते हैं कि दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी है जिसका शायद इलाज संभव हो या ना हो। अक्सर लोग पागल शब्द का इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो लोग सवाल करने से कतराते हैं, डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, घबराते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमसे बढ़ चढ़कर सवाल पूछें और आप उनके जवाब दें। तो क्या संदेश है लोगों के लिए जो इस तरह की टर्म से डर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं? पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी शुरुआत आई थिंक हम ही लोगों को करनी चाहिए, साइकाट्रिस्ट को करनी चाहिए। हमारी ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया था कि आप किसी मरीज को पागल जैसे जो डेरोगेटरी शब्द हैं उनका इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे, और एनकरेज करेंगे कि कोई और रिलेटिव्स, घर वाले भी इस तरह के खराब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और तकलीफें, इन चीज़ों को प्रॉब्लम्स माने और रिस्पेक्ट करें। जैसे हम कोई फिजिकल इलनेस या हड्डी के रोग को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही इसे रिस्पेक्ट करें। और पहले बोला जाता था पागलों के डॉक्टर, तो मैं कहूँगी कि इसकी जगह कोई दूसरा टर्म लें। जैसे हम मन के डॉक्टर भी कह सकते हैं, आप टेंशन के डॉक्टर भी कह सकते हैं, है ना। तो मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट हैं, दे आर ट्रेन्ड इन साइकोलॉजी ऑल्सो। हम लोग ऐसा नहीं है, हम पिल डिस्पेंसर्स नहीं हैं। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको दवाई देंगे ही देंगे, और दवाई ताउम्र चलेगी। जो लोग सोचते हैं हमें एडिक्शन हो जाएगा, हैबिट पड़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हमें ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि कब किस मरीज के पर्चे पे मरीज भी, हमें आपको अचंभा होगा, हमारी ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता था कि आप मरीज को मरीज नहीं कहेंगे, पेशेंट नहीं कहेंगे, आप उसे क्लाइंट बोलेंगे। आप लेबल, इवन पेशेंट का भी लेबल क्यों लगाएं? जब तक पूरा एग्जामिनेशन ना हो, कोई आपके पास आता है तो ऑटोमेटिकली मरीज मत बोलिए, कॉल देम क्लाइंट, गिव देम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि क्या है क्या नहीं है। टिल वी आर नॉट श्योर वी डोंट इवन लेबल देम एज पेशेंट्स। तो अगर हम ही रिस्पेक्टफुल रहेंगे और हम उस चीज़ को एनकरेज करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप भी हमारे साथ हाथ बढ़ाएंगे, हाथ मिलाएंगे, और आप भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और थोड़ा हम पे, हमारी ट्रेनिंग पे भरोसा रखेंगे, क्योंकि हर साइकियाट्रिस्ट बाय लॉ, इंडिया में स्पेशली, हर जगह, इवन इन इंडिया, इज ट्रेन्ड इन साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ इशूज, नॉट इलनेसेस, इशूज ऑल्सो। तो आप अगर साइकोलॉजी में ट्रेंड हो तो आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी डील कर सकते हो। मैं पर्सनली मैंने MD करा है साइकाट्री में, आई एम क्वालिफाइड टू गिव थेरेपी ऑल्सो, काउंसलिंग ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है मेरे पास अगर आप आएंगे तो मैं आपको ज़बरदस्ती दवाई दूंगी और ऐसी हैबिट फॉर्मिंग दवाई दूंगी कि आप जिंदगी भर लेते रहें। और उम्मीद, मतलब वही हमारी आपसे गुहार रहेगी कि आप मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स पर थोड़ा भरोसा रखें, इतना डरे ना। और आपका अधिकार है, आप चेंबर में क्या डिस्कस करते हैं वो चेंबर से बाहर नहीं जाएगा। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये इम्प्लाइड है। इसे हम कहते हैं पेशेंट डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी। हर प्रोफेशन में होती है ये, हर मेडिकल के हर फील्ड में होती है, और साइकाट्री या साइकोलॉजी में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज्ड होती है। तो डरिए मत, घबराइए मत, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारे तक सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, और प्लीज़ आइए हेल्प लीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद हिमिका जी। और मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमने जितने भी दर्शक थे उनके सवालों के जवाब दिए। आगे भी इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने सवाल पूछते रहिए। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश अगले एपिसोड में एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।